हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मस्ती विद एलपी में। आई होप आप एकदम बढ़िया मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, डेली की तरह मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जीएस का एक बढ़िया सेशन जो यूपी पुलिस के लिए बढ़िया बेनिफिशियल रहेगा। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए दे रखा है इसमें कर्नाटक, मणिपुर, झारखंड और तमिलनाडु। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। आगे देखते हैं। इसमें दे रखा है हमको कुछ फैक्ट। नूपा नृत्य मणिपुर का लोक नृत्य है जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। यह नृत्य और संगीत की अनूठी मणिपुरी शैली का प्रतिनिधित्व करता है। इस नृत्य को करते समय पुरुष अपने सिर पर सफ़ेद धोती और सफ़ेद बॉल के आकार की बड़ी पगड़ी पहनते हैं। अगला देखते हैं हम झारखंड के कुछ लोक नृत्य जैसे झूमेर, छऊ, फगुआ, मुंडारी और संथाली। ये झारखंड के लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है। ऑप्शन ए दे रखा है उत्तर प्रदेश, केरल, असम या आंध्र प्रदेश। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी क्या है? ये हमारा शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। केरल के हमारे मैं आपको बता चुका हूँ मोहिनी अट्टम और कथकली। असम का हमारा सत्रिया हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का हो जाएगा हमारा कथक। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ। कुचिपुड़ी नृत्य की वेशभूषा सामान्यतः भरतनाट्यम नृत्य शैली के प्रकार की होती है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री कुचिपुड़ी से रिलेटेड कलाकार। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी और कौशल्या रेड्डी इस नृत्य के प्रसिद्ध नर्तकों में शामिल हैं। कुचिपुड़ी में जो कलाकार हैं उनका एक रूट वर्ड जो होता है रेड्डी होता है। जितने भी मतलब 99.9% जो रेड्डी होंगे वो कुचिपुड़ी नृत्य से ही संबंधित होंगे। असम के लोक नृत्य देख लेते हैं हम। जैसे बहुरंबा नृत्य बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है। अंकिया नाट, देवधानी। अंकिया नाट जो है हमारा ये सतरिया का ही एक रूप होता है। अंकिया नाट, देवधानी नृत्य आदि। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य देख लेते हैं हम। जैसे दादरा, रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, धोबिया, चरकुला, ख्याल या अथवा रासलीला। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं। ऑप्शन दे रखा है मटकी, बिरहा, अलकाप या पाइका। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बिरहा। इससे रिलेटेड कुछ देखते हैं हम। बिरहा नृत्य शैली केवल पुरुषों द्वारा ही प्रस्तुत की जाती है। यह बिहार राज्य में प्रचलित है। साम चकेवा या समा चकेवा, इसे दोनों ही तरीके से बोल सकते हैं। बखो बखेन, जट जाटिन तथा पवरिया बिहार के प्रसिद्ध नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें हमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 21 अप्रैल 2022 में ही पूछा जा चुका है और रिसेंटली जो हमारा यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जो रद्द हो गया है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमें धनगरी गजा नृत्य, कोली नृत्य, तमाशा या चरी नृत्य। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चरी नृत्य। चरी नृत्य का संबंध हमारा राजस्थान से है। आगे देखते हैं। इसमें दे रखा हमें चरी नृत्य राजस्थान राज्य के लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। इस नृत्य में केवल महिलाएं ही प्रदर्शन करती हैं। धनगरी गजा, कोली तथा तमाशा महाराष्ट्र से संबंधित लोक नृत्य हैं। दोस्तों, ये जो बाद में फैक्ट होते हैं इन चीज़ों को भी आप नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। डैश डैश एक ऐसा नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। ऑप्शन हमें दे रखे हैं कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम या कुचिपुड़ी।
तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। भरतनाट्यम हो जाएगा हमारा तमिलनाडु से संबंधित। मोहिनीअट्टम केरल से हो जाएगा और कथकली भी केरल से हो जाएगा। आगे देखते हैं हम। संविधान सभा की मसौदा समिति में डैश डैश सदस्य शामिल थे। तो 8, 9, 7 या 14। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 7, जो कि मैं आपको जो सदस्य थे वो पिछली क्लास में आपको मैं बता चुका हूँ। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली हमारी चारों क्लासेस देख लीजिए, जिनमें कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे थे। आगे देखते हैं हम। प्रारूप समिति अथवा मसौदा समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मसौदा समिति में अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 7 थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? ऑप्शन दे रखे हैं हमें। हंसा जीवराज मेहता, अम्मू स्वामीनाथन, कमला चौधरी या बेगम एजाज रसूल। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा अम्मू स्वामीनाथन। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट। अम्मू स्वामीनाथन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के लिए चुनी गई थी। अम्मू स्वामीनाथन ने मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों की बात की थी। स्वतंत्रता के बाद अम्मू स्वामीनाथन 1952 में पहली लोकसभा और बाद में 1954 में राज्यसभा की सदस्य चुनी गई थी। हंसा जीवराज मेहता जो मुंबई से थी, कमला चौधरी उत्तर प्रदेश से, बेगम एजाज रसूल भी उत्तर प्रदेश से सदस्य थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। संविधान सभा ने किस वर्ष में भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन दे रखा है 1948, 1949, 1947, 1946। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1947। आगे देखते हैं। संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के कारण ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। संविधान के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय में जिनका सपना देखा था। ऑप्शन दे रखे हैं हमें के.एम. मुंशी, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जो कि यूपीएसआई 17 नवंबर 2021 की शिफ्ट में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर एक कानूनी अधिवक्ता और शिक्षा शास्त्री थे जो भारतीय संविधान के सदस्य चुने गए थे। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा लग रहा हो तो क्लास को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान का 5वां सत्र कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं 27 से 30 जनवरी के बीच 1947 में, 9 से 23 जनवरी 1946, 14 से 30 अगस्त 1947 या 14 से 31 जुलाई 1947। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 14 से 30 अगस्त 1947। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ। संविधान का प्रथम सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। संविधान सभा में कुल 11 सत्र हुए थे, जिसके बाद हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था। 5वां सत्र 14 से 30 अगस्त 1947 तक चला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि हिस्ट्री का। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? ऑप्शन दे रखा है शिकार, जुआ, संगीत या घुड़सवारी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा शिकार। इससे रिलेटेड कुछ आगे देखते हैं। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन शिकार हुआ करता था।
पूरा पाषाण काल के मानव का भोजन मांस या कंदमूल हुआ करता था। पूरा पाषाण काल के मानवों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खोज आग की खोज थी, यानी कि आग की खोज जो है पाषाण काल में पूरा पाषाण काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। आंसर दे रखा है हमें लंगनाज से, मेहदहा से, लेखिया से या चौपानी मांडो से। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा मेहदहा से। आगे देखते हैं कुछ। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित मेहदहा से बड़ी मात्रा में हड्डियों एवं सींगों से बने उपकरण व आभूषण प्राप्त हुए हैं। इसी मेहदहा से बूचड़खाने के भी अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च पुरापाषाणकालीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। ऑप्शन हमें दे रखे हैं नर्मदा घाटी, सोन घाटी, बेलन घाटी या गोदावरी घाटी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं, उच्च पुरापाषाणकालीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। बेलन घाटी की खुदाई जी.आर. शर्मा के निर्देशन में कराई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया था। ऑप्शन दे रखे हैं गधों को, कुत्तों को, घोड़ों को या भेड़ों को। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कुत्तों को। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, प्राचीन काल में कम्मकार शब्द का संबंध डैश डैश से था। ऑप्शन दे रखे हैं हमें कर संग्रह अधिकारी, भूमि खेतिहर मजदूरों से, कारीगरों से या सुनार से। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से। आगे देखते हैं, कम्मकार एक तमिल शब्द है। प्राचीन काल में कम्मकार शब्द का संबंध भूमिहीन खेतिहर किसानों से था। ये लोग जमींदारों के खेतों में कार्य करते थे और इन लोगों को नगद या वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता था। दोस्तों, आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ में इन क्वेश्चन को दोस्तों लिखते या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाना, क्योंकि जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं वो प्रबल संभावना है कि आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं खगोल विज्ञान, कोस्मोस या बिग क्रंच या सुपरनोवा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कोस्मोस। आगे देखते हैं, कोस्मोस ब्रह्मांड के लिए प्रयुक्त होने वाला दूसरा शब्द है। ब्रह्मांड की बृहद बनावट का अध्ययन कोस्मोलॉजी कहलाता है, यानी कि ब्रह्मांड का अध्ययन जो है हमें कोस्मोलॉजी कहते हैं ब्रह्मांड के अध्ययन को। खगोल विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सभी आकाशीय पिंडों, गिरहों, उपग्रहों आदि का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, जब कोई तारा अपना संपूर्ण काल समाप्त कर अपने जीवन काल के अंतिम पड़ाव पर होता है तो उसमें एक भयंकर विस्फोट होता है और वह समाप्त हो जाता है। यह घटना सुपरनोवा कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमालय प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें थसार, रस्सरी, रोहतांग दर्रा, बनिहाल दर्रा या लिपुलेख दर्रा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा रोहतांग दर्रा। आगे देखते हैं, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के पीरपंजा श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे से लेह मनाली हाईवे गुजरता है। बनिहाल दर्रा देखते हैं कहाँ पर है। बनिहाल दर्रा पीरपंजा श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा भारत व तिब्बत यानी चीन सीमा पर है, जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें गिरनार, अनामुडी, कांगटो या पारसनाथ। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा पारसनाथ। आगे देखते हैं, पारसनाथ पहाड़ी झारखंड की गिरिडीह जिले में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। पारसनाथ इस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई लगभग 1365
इस चीज़ को आप नोट कर लेना, जो कि एग्जाम में पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछी जा सकती है। इसकी ऊंचाई, पारसनाथ की ऊंचाई जो है 1365 मीटर है। पारसनाथ पहाड़ी का नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ के नाम पर पड़ा है। अगला पॉइंट देखते हैं। पारसनाथ पहाड़ी जैनों के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। जैन समुदाय के लोग इसे श्रमेध शिखर कहते हैं। आगे देखते हैं, गिरनार पहाड़ी कहाँ पर है? जूनागढ़ गुजरात के अंदर है। और अनाईमुड़ी जो है वो इडुक्की केरल के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें लोकटक, डल, वेम्बनाड और सोंगुमो। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डल झील। आपको बता दें कि लोकटक झील कहाँ पर है। लोकटक झील पर दोस्तों एक तैरता हुआ केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। वेम्बनाड झील हो जाएगी हमारी केरल में। आगे देखते हैं, डल झील श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है। इस झील को कश्मीर के मुकुट या श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है। लोकटक झील हमारी कहाँ पर? मणिपुर में। इसकी विशेषता क्या है? पूर्वोत्तर राज्यों की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस बात को ध्यान रखना, पूर्वोत्तर राज्य की। वेम्बनाड झील कहाँ पर है? हमारी केरल में है, जो कि भारत की सबसे लंबी तथा केरल की सबसे बड़ी झील है। सोंगमो झील कहाँ पर है? हमारी सिक्किम में। यह एक हिमाच्छादित झील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पूर्वी अफ्रीकी पठार, तिब्बत का पठार, पश्चिमी पठार या फिर दक्कन पठार? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ। पूर्वी अफ्रीकी पठार कहाँ पर है? यह पठार अफ्रीका का सबसे बड़ा पठार है। यह युगांडा, तंजानिया तथा केन्या में विस्तृत है, यानी कि 3 देशों में यह फैला हुआ है। दक्कन का पठार, इस पठार का विस्तार भारत के 8 राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश है। इन राज्यों को आप एक बार देख लेना, क्योंकि ऑप्शन में हमें दे देगा कि दक्कन का पठार किस निम्न में से किस राज्य में नहीं है। 3 के नाम दे देगा और एक अलग दे देगा, उसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न में से भारत में सबसे पहले कौन सा बैंक खोला गया था? ऑप्शन दे रखे हैं पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, आरबीआई या बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। आगे देखते हैं, भारत का सबसे पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में कोलकाता में खोला गया था। उस समय भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। 1832 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान को बंद कर दिया गया था। अगला पॉइंट, पंजाब नेशनल बैंक को पूरी तरह से भारतीय पूंजी के साथ 1894 में शुरू किया गया था। अगला पॉइंट, भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक अवध बैंक था, जो कि 1881 में खोला गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम, 2022 की स्थिति के अनुसार भारत दुनिया की डैश डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है नाम मात्र जीडीपी द्वारा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 5वीं। इससे रिलेटेड देखते हैं कुछ आगे। भारत वर्तमान में संसार की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहली कौन सी दे रखी है हमें? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से बड़ी है। जर्मनी के बाद भारत का नंबर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY भारत सरकार द्वारा 2018 में सबसे कमज़ोर वर्गों को डैश डैश सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें सेवा, औद्योगिक, कृषि या स्वास्थ्य। दोस्तों ये क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल 18 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य। आगे देखते हैं,
आयुष्मान भारत PMJY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। इस योजना के अंतर्गत अधिक गरीब और कमज़ोर परिवारों को माध्यमिक और तृतीयक सेवा अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का कवर प्रदान करती है। यह योजना 2018 में शुरू की गई थी। 2018 में ही शुरू की गई थी। और कहाँ से शुरू की गई थी? ये रांची झारखंड से शुरू की गई थी। और जो इसका पहला इलाज था वो एक बच्ची को दिया गया था और उस बच्ची का नाम था करिश्मा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश डैश कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से होता है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें राजस्व उपयोगिता, उत्पाद उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता या मांग उपयोगिता। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सीमांत उपयोगिता। इससे रिलेटेड कुछ देखते हैं आगे। सीमांत उपयोगिता एक माप है जो उपभोक्ता को किसी उत्पाद या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त संतुष्टि को परिभाषित करता है। दोस्तों, आपको आज क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। डैश डैश की गणना किसी दिए गए वर्ष में नाममात्र GDP को उसी वर्ष के लिए वास्तविक GDP से विभाजित करके और इसे 100 से गुणा करके की जाती है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा GDP अपस्फीति कारक। और दोस्तों, एक इसका फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला ये होता है नाममात्र GDP बटे वास्तविक GDP इंटू 100। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा फिजिक्स का, यानी कि साइंस। दोस्तों, मैंने आपके लिए इसमें साइंस के भी क्वेश्चन डाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के भी। मैथ नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के भी मैंने इसमें आपके लिए क्वेश्चंस डाले हैं। क्वेश्चन दे रखा है हमें, निम्नलिखित में से पृष्ठीय तनाव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन दे रखा है हमें, जल की बूंदों का आकार पृष्ठीय तनाव के कारण गोलाकार होता है। ये बात हमारी बिल्कुल सही है। अगला दे रखा है, कमरे के तापमान पर जल का पृष्ठ तनाव एथिल अल्कोहल से कम होता है। इसे बाद में देखेंगे हम। ऑप्शन सी दे रखा है हमें, तरल अणुओं के बीच संसंजक बल पृष्ठीय तनाव के रूप में जाने वाली परिघटना के लिए उत्तरदायी होती है। ये भी हमारा सही है। अगला देखते हैं हम, पृष्ठीय तनाव को आमतौर पर डाइन प्रति सेंटीमीटर मापा जाता है। ये बिल्कुल सही है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि गलत है। कम नहीं होता, से ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं कुछ पॉइंट। घाव धोने वाली दवाइयों का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है। साबुन के घोल को गर्म कर दिया जाए तो इसका पृष्ठ तनाव और भी कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर या जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला पॉइंट, क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय मृदा धातु नहीं है। ऑप्शन हमें दे रखा है Mg, B, Na या Ca। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा Na, यानी कि सोडियम। इससे रिलेटेड कुछ आगे देखते हैं फैक्ट। आवर्त सारणी में S ब्लॉक के वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु एल्काइन अर्थ मेटल कहते हैं। ये तत्व बेरिलियम B, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम तथा रेडियम है। ये सभी तत्व धातुएं, इनके ऑक्साइड क्षारीय और मृदा के समान अलगनीय होते हैं, इसलिए इन तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। गौरतलब है कि क्षारीय मृदा धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रिक विन्यास Ns² होता है और इन तत्वों के संयोजक कोश के S कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार सोडियम एक क्षारीय मृदा धातु नहीं बल्कि एक क्षार धातु है।
अन्य क्षार धातु तत्व कौन कौन से हैं, जैसे कि लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही मिलान कीजिए। पोषक तत्व दे रखे हैं, हम एक तरफ उनका उदाहरण दे रखे हैं। प्रोटीन कैल्शियम फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट कोलेस्ट्रॉल, वसा शर्करा या खनिज पदार्थ मायोसिन। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जैसे हमारा प्रोटीन किससे मिलता है, मायोसिन, और कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा हमारा शर्करा में, वसा हो जाएगी हमारी कोलेस्ट्रॉल से, खनिज पदार्थ हो जाएगा हमारा कैल्शियम से। तो हमारा इसमें देख लेंगे ए का कौन सा है हमारा 4, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। आगे देखते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले 2 खनिज पदार्थ हैं जो कई महत्वपूर्ण शारीरिक प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं। अगला पॉइंट, फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों के निर्माण में भी मदद करता है। इनके प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, पनीर आदि हैं। अगला पॉइंट, शर्करा एक कार्बोहाइड्रेट है जो मनुष्य के शरीर का ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अगला पॉइंट, कोलेस्ट्रॉल एक वसामोसी यानी वैक्सी पदार्थ है जो मुख्य स्रोतों यकृत और हमारे आहार से प्राप्त होता है। यह रक्त में अघुलनशील होता है। मायोसिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो हृदय की पेशियों एवं कुछ कंकाल पेशियों में संकुचन एवं गति के लिए आवश्यक है। नोट, नाखून, बाल, खुर आदि में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें जीएस मस्ती विद एलपी में। थैंक यू।